हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एन पी सी एस। हम लोग अब तमिलनाडु की एन सी आर टी की तरफ एंटर कर चुके हैं और हम लोग इसका पहला चैप्टर जो था हमने यूनिट 1 जो था, यहाँ पर यूनिट के नाम से चैप्टर्स के नाम होते हैं। यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1, यूनिट 2 चैप्टर 2। यूनिट 1 जो था सोलर सिस्टम, उसको हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने कवर कर दिया। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, लैंड एंड दी ओशंस। ठीक है, तो आशमा आप इसको ध्यान से सुनना। दिवजोत, दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू। और आशमा आपका रिवाइज हो जाएगा 2 साल पुराना। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर भी इनिया उनिया होगी, कोई भी लड़की 6 क्लास की तमिलनाडु की ऐसी ही बातें करते हैं। तो चलो हम देखते हैं अब क्या होता है कि हमारी जो एन होती है नॉर्थ इंडिया की, वो ना हमें प्रॉपर तरीके से एक बता तो देती हैं कि लैंड फॉर्म ये होते हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं कि ये होता है केव, ये होता है प्लेट्यू, ये होता है प्लेन, ये होता है माउंटेन, ये होता है पेनिनसुला, ये होता है आइलैंड, ये केव होता है, ये पॉन्ड होता है, ये लेक होता है, ट्रिब्यूटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, आइलैंड होते हैं, आर्किपेलागो होते हैं, ये माउंटेन चेंज होती है, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, आईसी वॉल्केनो होते हैं, कुछ भी होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें मेंशन कर देते हैं, लेकिन इसकी ज्योग्राफी में ऐसे स्टडी नहीं होती है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। जो टीचर है क्लासरूम में आती है और वो एक बड़ा साइज़ का एनवलप लेकर आई है अपने पास। स्टूडेंट्स जो हैं वो बेफालतू के लिए एक्साइटेड है कि टीचर इसके अंदर क्या लेकर आई है, कौन सा मौत का फरमान लेकर आई है, हमें भी देखना है। टीचर जो है वो बच्चों से पूछती है कि अपनी अपनी तशरीफ़ रख लो टेबल पे, और मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हारे तशरीफ़ रखने के बाद कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में। हर एक जो ग्रुप है उसको एक एनवलप दिया जाता है जिसके अंदर जिगसॉस होते हैं। जिगसॉस जानते हो ना, बचपन में जो पज़ल वगैरह की नौटंकी हम लोग करते थे, ये वही है, और एक चार्ट पेपर। ठीक है, तो टीचर जो है वो उनको ये बोलती है टू पेज द जिगसॉस कॉन्टिनेंट्स के शेप में वो लेकर आई हुई है उनको, और ऐसी तरीके से पेश करना कि इनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। ठीक है, और बाद में वो ये बोलती है कि अगर तुम इसको जोड़ लो और एक भी गैप नहीं है अगर उन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बीच में, जैसे ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो टीचर कहती है आसपास जो भी एरिया अगर जो बच गया है चार्ट पेपर पे, उसको तुम ब्लू कलर से रंग दो पूरा का पूरा। यहाँ पर कुछ ऐसे। ठीक है, क्या करवाया टीचर ने, ये किस प्रकार की हरकत है, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लोग ज्योग्राफी आगे पढ़ चुके हैं, अच्छी बातें नहीं पढ़ चुके हैं, उनको बता देता हूँ। एक ज्योग्राफर था एल्फ्रेड वेगनर। इसने एक थ्योरी दी थी। पहले कहता है सारे कॉन्टिनेंट जो लैंडमास थे ना, अगर आप उनको पजल की फॉर्म में देखोगे वो आराम से ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि दुनिया में सिर्फ एक ही ज़मीन का टुकड़ा था और एक ही बड़ा ओशन था। एक ही बड़ा ओशन था, कोई अलग अलग नदियाँ, सी, समुद्र वगैरह नहीं था, पूरा पानी का स्रोत एक था, और बीच पर एक लैंड का, बीच में एक लैंड मास का एक टुकड़ा तैर रहा था उसके ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्टिनेंट्स आज फ्लो करते हैं, लेकिन वो अलग अलग है, तितर बितर हो रखे हैं। यहाँ पर इसने एक थ्योरी जो दी थी उसका नाम था, कोई बता सकता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, सुना होगा आप सबने। तो जो ग्रुप है वो पेश करना शुरू करता है कॉन्टिनेंट को, एंड कम्स फर्स्ट विद अ चार्ट विदाउट एनी गैप्स इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट। और टीचर जो है इस चार्ट को बोर्ड पे लगाती है और बच्चे जो है वो झूठी झूठी तालियां बजाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह की पिक्चर है, मैंने इस तरह की एक पिक्चर एटलस में देखी हुई है। एक मक्कार स्टूडेंट जजीनी नाम से टीचर को कह रही है। ठीक है, तो टीचर भी झूठ झूठ बोल देती है उसको खुश करने के लिए, येस यू आर राइट। ये ना जो है टीचर्स को बोलती है, ये सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया। जो सारे लैंडमार्क जब एक साथ मिल गए, ये है पेंजिया, ये सुपर कॉन्टिनेंट है। और जो इसके आसपास पूरा का पूरा पानी है, ये वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट ओशन वाटर या फिर सी वाटर आप इसको कह सकते हो, पैंथलाजा। पैंथलाजा। टीचर कहती है आज से जोग्राफर्स और साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जब ये जो लैंडमास थे एक दूसरे से अलग हुए अपनी प्रेजेंट पोजीशन गेन करने के लिए। प्रेजेंट पोजीशन कैसी आप जानते हो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका ये अफ्रीका, यहाँ पर आपका यूरेशिया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपका एंटार्क्टिका। ये सारे के सारे जितने लैंडमास है जो अभी प्रेजेंट शेप में अपनी पोजीशन में है, और जो ओशन हमें दिखते हैं, ये शुरू से ऐसा नहीं था। 200 मिलियन साल पहले
ये एक दूसरे से अलग हुए, टूटे, जिसको एक जोग्राफर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एल्फ्रेड वेगनर, और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो एक स्टूडेंट है, अब पता नहीं है लड़का है लड़की है, कौन है, नीला। तो नीला एक सवाल करता है या करती है, जो भी है, तो कि ऐसा क्या हुआ मैम कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो सारे एक दूसरे से अलग हो गए, मूव कर गए। आप कह रहे हो एक सिंगल लैंड मास था पेंजिया, लेकिन आज के टाइम में ये पेंजिया के तो बंटवारे हो गए हैं। पेंजिया इज इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो टीचर ये कहती है नथिंग अदर देन द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना कि बेसिक तरीके से हमें बता दो कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव क्यों करते हैं या फिर ड्रिफ्ट अपार्ट क्यों हुए, तो आप ना बस एक ही वर्ड को आप मेंशन, जैसे आपको पता ना, थ्योरी तो बहुत है, मेंस की आंसर राइटिंग तो हम इसके ऊपर बहुत सारे शब्दों के ऊपर कर सकते हैं। सटीक रीज़न जो आपको देना होगा ना, जिसको आप कोट एंड कोट करके आओगे या हाईलाइट कर आओगे, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ की वजह से। ठीक है, ये लेसन आपको समझा देगा ये है क्या पूरा का पूरा। फिर वही बच्चों वाली बातें जिसको अभी तक हम जानते हैं अच्छे से, अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है, 71% पानी ही पानी है अर्थ पर, और लैंड मास का टुकड़ा सिर्फ 29% है। जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह से इवन नहीं है, यानी कि सेम नहीं है। इवन का मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब होता है सिमिलरनेस या सेमनेस, क्योंकि लोफ्टी का मतलब होता है हाईएस्ट। कोई लंबे चौड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, गहरे ओशंस हैं और अदर लैंडफॉर्म्स हैं। हम सारे के सारे लैंडफॉर्म्स को जो भी इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर हमें देखने को मिलते हैं, हम उनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप जान लो, जो कि आपको एनसीईआरटी 12th क्लास तक भी नहीं बताती है। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, 6th क्लास देखो आपको ये बता कर जा रही है यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ से इस डायग्राम से अगर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से सिर्फ इसी डायग्राम से सॉल्व हो सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स इन ज्योग्राफी। तो आपको अब कहोगे यार मुझे ये नाम तो सारे पता है, कॉन्टिनेंट, ओशन, प्लेट्यू, बीचेस, सैंड ड्यून्स, वैलीज, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ऑर्डर होता है कि नहीं होता है। तो देख लो यहाँ आज के बाद जान जाओ इस चीज़ को। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म किस किस को हम लोग कहते हैं, जो सबसे बड़े हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हम किसको कहते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, यानी कि CO आपका है फर्स्ट ऑर्डर, MPP है आपका सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, और VBS है आपका थर्ड ऑर्डर, वैलीज, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। आपको जो भी इनकी एब्रीविएशन से कीवर्ड बनाना हो, याद करना हो, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में दो ही होते हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, सेकेंड ऑर्डर में माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, और थर्ड ऑर्डर में वैलीज, बीचेस और सैंड ड्यून्स, यानी कि स्मॉलेस्ट, लार्जर एंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म कौन कौन से थे, अभी हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस हैं इनको हम लोग ग्रुप करते हैं एज, दे आर ग्रुप्ड एज फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म जो इतना बड़ा बड़ा ज़मीन का जो टुकड़ा है अर्थ पर, ह्यूज साइज के, जिसके अंदर बड़ी सारी कंट्रीज निवास करती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट। आई रिपीट, वास्ट लैंड मासेस ऑन अर्थ जिसपे कंट्रीज रिसाइड करती हैं उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज जो होती हैं उसको हम लोग ओशंस बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी थी ओशंस की इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने एनसीईआरटी से करा था। 7 कॉन्टिनेंट है जिसको हम जानते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये छोटे मोटे सवाल, ठीक है। अब जो संगम पीरियड है, तमिलनाडु की एनसीईआरटी है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये एक तिलक तो लगा ही देते हैं बीच में से आकर, ठीक है, जैसा कि ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर इन्होंने लगाया था। संगम पीरियड के अंदर लैंड की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से करी गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है प्रिम्स के लिहाज से भी। देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक फूल दिखाया था, याद है, नीला कुरुंजी, जो वेस्टर्न घाट्स में 12 साल में एक बार उगता है ना? नहीं, ऑर्चिड नहीं, नीला कुरुंजी मैंने एक फूल दिखाया था, आपको याद होगा, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले बताया था मैंने, है ना, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। आप प्रीवियस लेक्चर देखना, मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल में फ़ोटो के साथ दिखाया हुआ है। तो बस माइक म्यूट कर लो सब लोग अपना। कुरुंजी, कुरुंजी का मतलब होता है माउंटेन और उसके आसपास का एनवायरनमेंट। अब मैंने आपको दिखाया था वो पहाड़ों पे उगा हुआ था, ठीक है, उसी से ये शब्द आया है कुरुंजी, और वो नीले कलर के जो फूल होते हैं नीला कुरुंजी। कुरुंजी का मतलब होता है माउंटेन और उसके आसपास का एनवायरनमेंट। संगम लिटरेचर में मुल्लई का मतलब होता है जंगल, उसके आसपास की सराउंडिंग।
मारुथम का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। नीथल का मतलब होता है समुद्र, सी, आसपास उसके आसपास का एरिया। और पलई का मतलब होता है डेजर्ट रीजन। यानी कि अगर आपको प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आए कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं आज के टाइम में, अगर हमें उनको बताना हो कि ज़्यादातर खेती बाड़ी की प्रैक्टिसेस इंडिया में कहाँ पर होती हैं विद रेफरेंस टू द टर्म मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर, मेरी बात समझने की कोशिश करना, इंडिया में ज़्यादातर खेती बाड़ी कौन से लैंड पर होती है, अगर इसका टर्म इंग्लिश या हिंदी में ना दे के संगम लिटरेचर के हिसाब से तमिल टर्म दिया जाए तो वो क्या बनेगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, या वो हिस्ट्री से भी करेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपको बोलना है हमारी खेती बाड़ी जो होती है हम मारुथम पर गेहूँ, चावल, अनाज वगैरह उगाते हैं मारुथम पर, एग्रीकल्चर लैंड और उसके उस पर, ठीक है। ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, मुलई में रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कहाँ जाते हैं, कुरुंजी में जाते हैं, ठीक है। गोवा कहाँ पर है, वो नीथल है। राजस्थान क्या है, वो पलई है। क्लियर हो गया, मैंने ऐसे याद कर रखा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स 5 ओशंस भी हैं अर्थ की सरफेस पर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। एस शेप्ड ओशन, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अटलांटिक ओशन। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन। ट्रायंगुलर शेप्ड ओशन, ओनली ओशन टू नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। सर्कल शेप्ड ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। बस अब माइक म्यूट कर लो और दफा हो जाओ, सुनो चुपचाप। अमंग दीज ओशंस पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट और आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब अंकिता को बड़ा शौक है घर का सारा कबाड़ इकट्ठा करके कुछ ना कुछ बनाने का, तो अंकिता ये वाली एक्टिविटी आप कर लेना फ्री टाइम में और हम सबको दिखा देना कि इससे क्या सीखा आपने, ठीक है। फिर बात करते हैं इस्तिमस की ठीक है, फिर बात करते हैं इस्तिमस की। इस्तिमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि 2 लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, या फिर वो 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर देता है। देखो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है, हमने तो यही सीखा था ना, इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स 2 लार्ज लैंड मासेस। लेकिन जब कोई 2 बड़े लैंड मासेस को जब कोई चीज़ कलेक्ट कर रही है तो वो इसका मतलब 2 वाटर बॉडीज़ को सेपरेट भी तो कर दे रही है। कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये देखो अगर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो, ये एक लैंड मास है, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, और ये दूसरा लैंड मास है यहाँ पर कुछ ऐसा करके, लैंड मास 1, लैंड मास 2, ये बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये क्या है, इस्थिमस। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर आसपास, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में देखा था, ये पानी हो इधर पूरा का पूरा, इस साइड पूरा का पूरा पानी हो, तो देख रहे हो ना। अब डेफिनेशन बन गई ऊपर वाली, अब ज़रा ध्यान से पढ़ना एक बार ज़रा फिर से डेफिनेशन को। 2 लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, लैंड मास 1 और लैंड मास 2 को, लेकिन इसके साथ ही 2 लार्ज वाटर बॉडीज को सेपरेट भी कर रहा है, वाटर बॉडी 1 एंड वाटर बॉडी 2। हो गया क्लियर? क्लियर है कि फिर से बताऊं? क्लियर है? तुम्हें क्या लगता है फिर से बताऊंगा मैं? हट सही मरने दो। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स जो हैं दे आर कैटेगराइज एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म हमने कवर कर लिए। अब ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करवाई थी, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी एनसीईआरटी से। जैसा कि मैंने बोला था, मैंने आपको प्लेट्यू कवर करवा दिए थे, फ्लैट होते हैं, एलिवेटेड और फ्लैट होते हैं। कितना प्यारा प्लेट्यू देखो यहाँ पर बन रखा है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन वगैरह की वजह से बनते हैं, एलुवियम डिपॉजिट यहाँ पर होते हैं, गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। स्ट्रीम्स एक सिंगल स्रोत ऑफ वाटर जो कि डिफरेंट स्ट्रीम्स अगर ज्वाइन कर लें तो वो रिवर बन जाएगी। जब चारों जगह से पानी गिरकर एक जगह बंद हो गया तो वो लेक। छोटी जगह पर किसी खड्डे के अंदर पानी भर गया है और वहाँ कुछ जानवर, मरीन लाइफ पनप रही है, अगर एग्रीकल्चर कह रहा सॉरी, फिश वगैरह, तो वो पॉन्ड होता है।
सेडिमेंट्स मैंने आपको बताया था जब इकट्ठे होते हैं कंट्री के कोस्ट लाइन पर वो होता है बीच। और ये देखो एक चेयर डली हुई है मेरे और क्यारा अडवाणी के लिए। ये ओशन और सी, गलत दे रखा है इसने ओशन यहाँ पर, वैसे लिखना नहीं चाहिए था, इसको सी लिखना चाहिए था क्योंकि लैंड मास यहाँ से विजिबल है, लेकिन अगर गायब हो जाए तो वो बनेगा सी। यानी कि पहले आता है ये कोस्ट लाइन नंबर 1, फिर सी और उसके बाद ओशन। एक ऐसा सरफेस जो कि चारों साइड से पानी से कनेक्टेड है वो आइलैंड। जब नंबर ऑफ स्ट्रीम ज्वाइन कर रही हैं किसी चीज़ को तो वो बन जाती है रिवर। वैली में अभी आपको बता दूंगा। और हिल आपका क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी हाइट 600 मीटर तक होती है और कोनिकल शेप भी उसकी हो सकती है। ये आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका माउंटेन है और बड़े सारे, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन 1, माउंटेन 2, माउंटेन 3, माउंटेन 4, तो ये पूरी की पूरी क्या है, माउंटेन चेन है। अगर आइलैंड यहाँ पर एक है, अगर नंबर ऑफ आइलैंड्स होते तो उसको मैंने बताया था, उसको हम लोग कहते हैं आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्लियर है ये वाली बात तो। और केव प्लेट्यू के अंदर मैंने बताया था ये किसी इरोजनल एजेंट की वजह से वाटर, विंड, आइस, ये धक्का लगता जाए तो एक टाइम के बाद ये टूट जाती है और होल हो जाता है, इसको केव कहते हैं। ठीक है, ये किसी के लात मारने की वजह से नहीं होता है। ठीक है, फिर माउंटेन्स समझ में आ गया ना इतना? तो पहले मुझे बता दो, कोई डाउट तो नहीं इस पेज पे क्या कहीं पर भी? जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, जल्दी बताओ। हिल तो आपको पता ही है 600 मीटर वाला। वैली जो होती है, नदी काट काट के कभी कभार वो बनाते हैं। वैली के साथ साथ ना एक चीज़ और कराऊंगा मैं, जॉर्ज कराऊंगा। जॉर्ज ये चीज़ सुनी होगी, कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं माउंटेन्स की। अ लैंड फॉर्म, कोई भी ऐसा लैंड फॉर्म अपने सराउंडिंग एरिया से जिसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, और उसके स्टीप स्लोप्स हैं, उसको हम लोग माउंटेन कहते हैं। माउंटेन्स जो हैं वो आइसोलेशन में भी मिल सकते हैं तो वो सिंगल माउंटेन ही कहलाएगा। ग्रुप्स में मिल सकते हैं तो उसको माउंटेन रेंज कहेंगे। अगर एक माउंटेन या नंबर ऑफ माउंटेन्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं लार्ज एरिया में कॉन्टिन्यूसली, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं दीज आर माउंटेन रेंजेस या माउंटेन रेंज। ये जो रेंजेस हैं हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैल सकती हैं। जैसे हिमालयाज़ जो हैं एशिया में, रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ ऑफ साउथ अमेरिका। एंडीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, जो एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका के अंदर, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की। 7000 किलोमीटर तक फैले हुए विदाउट एनी ब्रेक, लगातार ये चलते रहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंटेन का जो होता है उसको पीक कहते हैं हम लोग। जैसे हिमालयाज़ तो एक माउंटेन है, उसकी हाईएस्ट पीक है, ये कोई माउंटेन नहीं होता माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक है, उसकी शिखर है, उसकी चोटी है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है जल्दी बताओ? नेपाल। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, कई लोग इंडिया समझ लेते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज पीक, माउंटेन पीक, यस, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तीसरी कंचनजंगा के बाद मकालू, सुना है मकालू? हाँ, ठीक है, मकालू हो गया, कामेत हो गया, नामचा बारबारा हो गया, नामचा बारवा, गुरला मंदाता, नंदा देवी, ठीक है, नंगा पर्वत, ये सारे के सारे एक पूरी लिस्ट होती है जो कि मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन्स बाय एलिवेशन की, उसकी मैं आपको वो दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिख रखा है, इस एक्टिविटी को देख लेना एक बारी। एक मिनट, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पर? हाँ, एक बॉक्स रह गया। दिसंबर 11 जो होता है वो इंटरनेशनल माउंटेन डे होता है। ठीक है, तो प्रिया आज आप स्लोगन प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर पोस्टर बनाना और ये दिसंबर के लिए रेडी रहना। ठीक है, गाना गाना फिर आप इस क्लास में हम सब के लिए। उसके बाद
माउंटेन रेंजेस जैसे यहाँ पर हैं, ये जो है ये आप इस प्रकार की टेबल बना सकते हो। मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करता। मैं इस तमिलनाडु की इस एक्टिविटीज़ जो इन्होंने दे रखी होती है ना, मैं इसे हिंट ले लेता हूँ अपनी आंसर राइटिंग को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। कि अगर माउंटेन रेंजेस या कुछ भी आ रखी है, उसके हाईएस्ट पीक, उसका कंटेंट बता दो, उसका एलिवेशन बता दो। एलिवेशन मैं इससे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हूँ। मैं तुम्हें 9 की लिस्ट दे दूंगा, 9 टॉप की याद कर लेना, बस वो चीज़ है। ऑब्वियसली बात है, माउंटेन एलिवेशन में कुछ ऐसा तो आएगा नहीं कि हाईएस्ट और लोएस्ट बताओ। लोएस्ट क्या मैं बेड से कूद जाऊँ या फिर कल को पार्क में जाके कूदने लगूँ, वो लोएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट आता है, लेकिन हाईएस्ट में मैं तुम्हें टॉप 9 बता दूंगा। समझ गए ना? इसके अंदर एक्सट्रीम लेवल की तो बात हो ही नहीं सकती। लोएस्ट क्या पूछेगा वो आपसे? लोएस्ट तो पार्क की मिट्टी है, ठीक है। तो ये रॉकीज कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। एंडीज कहाँ पर है? एल्प्स कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स। सच में इंडिया में रखनी कसम से हो। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक भी बताना मुझे, ठीक है, अगली क्लास में इन सब की, ठीक है। ओके मिसबा, आप हाईएस्ट पीक लिख कर भेजना, ठीक है, ग्रुप में, और बताना सबको। और नहीं बताया तो तुम गए। माउंटेन्स जो हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ रिवर्स। माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं बड़ी सारी। दे प्रोवाइड शेल्टर टू फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर टूरिज़्म बहुत होता है, लोग हनीमून वगैरह बनाने आए हैं, बर्फ़ के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग समर मंथ्स लोग माउंटेन जाते हैं गर्मियों से फ्रस्ट्रेट होकर, टू एन्जॉय द प्लीजिंग कूल वेदर इन होटल्स, ठीक है। यहाँ पर अब काम की बात ही है, तमिलनाडु के अंदर हिल स्टेशंस कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं यहाँ पर। उदागा मंडलम, कुदाई कैनाल, कोली हिल्स, यारकाउड और येलागिरी। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम जो होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो पहाड़ वहाड़ नदियों को लेकर बहुत डेप्थ तक कभी कभार चले जाते हैं। ये आपको 5 नाम जो है, मैं ये नहीं कहता तमिलनाडु के एनसीईआरटी तो आपको नहीं करने यार, ये ना आपके एलिमिनेशन में आपकी हेल्प कर देंगे काफ़ी हद तक। कि अगर कोई आ गया तो आपको पता लग जाएगा नहीं यार ये तो साउथ का है, तमिलनाडु के अंदर है, इसको तो हम हटा ही सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम आ सकता है आपके। फिर हम लोग बात करते हैं प्लेट्यूज़ की। प्लेट्यूज़ जो होते हैं दे आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिनका फ्लैट सरफेस होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसे कुछ उठाए हुए हैं, यहाँ से ये ज़ीरो लेवल है जो कि सी लेवल है। यहाँ से इसके बाद आप जाओगे तो ये कुछ उठे हुए स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो सरफेस होता है वो पूरा का पूरा ऐसे ये फ्लैट होता है। और फिर मैंने बताया था, अगर कहीं से दिवजोत, अगर कहीं से पानी आता है ना पहाड़ों से निकल कर ऐसे करके, और ये इसके ऊपर से ऐसे करके जा रहा है, तो जब ये पानी यहाँ पर गिरेगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये क्या बनेगा? वाटरफॉल। और वाटरफॉल क्या अनिश्चित काल तक रहता है या फिर मर जाता है? एक दिन मर जाता है। कैसे मर जाता है? इरोजन की वजह से। और यहाँ पर इरोजनल एजेंट कौन है? वाटर, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जनरली पानी पत्थरों को जैसे वो आपने सुना है ना, मेहनत के लिए एक वो मोटिवेशन की एक लाइन होती है कि लगातार प्रयास करते रहो, पक्का तुम्हारी सफलता ज़रूर कम आएगी। एक बूंद भी जब लगातार बहुत सालों तक चट्टानों पर एक गिरती रहती है तो उसमें भी क्रैक और फिशर ला देती है वो, और तोड़ देती है उसको अलग। तो जब एक बूंद एक इतने बड़े चट्टान को तोड़ सकती है, तो इंसान भी अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ का सामना करके अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। प्लेट्यूज एलिवेटेड पोर्शंस होते हैं अर्थ के, जिनका फ्लैट सरफेस होता है। दे आर बाउंडेड बाय स्टीप स्लोप्स। द एलिवेशन ऑफ प्लेट्यूज में बी अ फ्यू 100 मीटर और सेवरल 1000 मीटर। प्लेट्यूज किसी भी उसके हो सकते हैं। जैसे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। इसको एक आपको नया नाम पता लगने जा रहा है जो कि एनसीईआरटी में नहीं था, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्लैट टॉप पार्ट होता है प्लेट्यू को इसलिए दूसरा नाम भी दिया जाता है, टेबल लैंड भी कहा जाता है। प्लेट्यू जनरली मिनरल्स में रिच होते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं।
छोटा नागपुर प्लेट्यू, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स, और इसलिए यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारे अपना डेरा डाल के बैठे होते हैं। माइनिंग एक मेजर सोर्स ऑफ एक्टिविटी है यहाँ पे लोगों का, ठीक है, गुजारा करने का। डेक्कन प्लेट्यू जो पेनिसुलर इंडिया के अंदर है, और पेनिसुलर इंडिया आप जानते ही हो, ये अपना जो इंडिया का ये वाला स्ट्रक्चर है जो पेनिसुलर इंडिया। तो पेनिसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं इसको? वाटर यहाँ पर अरेबियन सी, वाटर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और वाटर यहाँ पर इंडियन ओशन। एनी स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, वो बनता है पेनिसुला। ऊपर की तरफ पानी नहीं है, वरना हमारी कंट्री आइलैंड कंट्री होती है श्रीलंका की तरह, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है पेनिसुलर इंडिया के अंदर। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है? मध्य प्रदेश से शुरू होते हैं, मैंने कल बताया था आपको। सेंट्रल हाईलैंड्स, इनको क्रॉस करो आप, नर्मदा तापी के नीचे आ जाओ, सतपुरा विंध्या रेंज के नीचे, पूरा का पूरा आपको मिलता है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स प्लस डेक्कन प्लेट्यू को कंबाइन करो, 1 + 2 = 3, और ये 3 क्या है? एक सेकेंड, ये हाँ 3 है, ये पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा खो गया, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो पेनिसुलर इंडिया के अंदर है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना था। यहाँ पर बहुत पुराना ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत सालों का पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी। अब वॉल्केनिक ओरिजिन से बना था, इसका मतलब यहाँ पर रॉक्स कैसी हैं? ब्लैक है। यहाँ पर सॉइल कैसा है? ब्लैक सॉइल, विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। धर्मापुरी प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड मदुराई प्लेट्यू। कम लोग इसका नाम सुनते हैं धर्मापुरी प्लेट्यू का, और कोयम्बटूर उनको ये भी नहीं पता वहाँ पर भी प्लेट्यू है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो प्लेट्यूज़ है, अगेन आप इनके नाम याद कर लेना, एलिमिनेशन में आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई अगर क्वेश्चन आ गया। और यूपीएससी अक्सर क्या करता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने देखा हो, जब भी एनवायरनमेंट में वो किसी लोकेशन या जोग्राफिकल लोकेशन है, जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, विद इन द भारत, विद इन द इंडिया, सिर्फ 2 ही रीजन उसके फेवरेट है। 15 साल के पेपर उठा के चाहे भली देख लेना, एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ इंडिया। वो नॉर्थ इंडिया से नहीं पूछता क्वेश्चन। ऑप्शन पता है कैसे दे देगा? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। और मुझे लगता है यार एक ही तो यार ये सारे के सारे, मुझे तो मैप भी याद नहीं आता, आंखों के सामने बैठे। अब वो नीचे ऑप्शन दे देता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। फिर मेरे मन में आता है, मैं कहा यार एक ही तो यार ये सब, यार सेम भाषा तो बोल रहे हैं सब कुछ। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी नॉर्थ इंडियंस की पता है क्या होती है? 2 स्टेट्स की मूवी की तरह, अर्जुन कपूर की माँ की तरह, कि सारे मद्रासी एक ही होते हैं, सारे नॉर्थ ईस्टियंस एक ही होते हैं। तो उस चक्कर में हमारा यूपीएससी नहीं निकल पाता, स्पेशली प्रीलिम्स की स्टेज। हमें थोड़ा सा उनके एरियाज़ की तरफ जाकर वहाँ पर पहाड़, इंपॉर्टेंट नदियाँ, इंपॉर्टेंट जानवर, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर करने पड़ेंगे। 3 क्वेश्चंस भी अगर ऐसे मिल जाते हैं, 4 हमेशा मिलते हैं, 4 से 5 मिलते हैं, तो 8 नंबर ये फ्री के होते हैं, फ्री के। कोई करंट अफेयर की ज़रूरत नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस उस एरिया में पढ़ना नहीं चाहते उसको अच्छे से, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, कि हम नॉर्थ इंडियन, यूपी एमपी के, मुंबई महाराष्ट्र वगैरह के, इधर के पंजाब के, जम्मू एंड कश्मीर के, तो हम ऊपर के ही देखेंगे। फिर बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स एक फ्लैट और रिलेटिवली लो लाइंग एरिया लैंड्स होते हैं। प्लेन जो होते हैं यूजली दे आर लेस देन 200 मीटर्स अबव सी लेवल, हम इसको पढ़ चुके हैं। समटाइम्स दे में भी रोलिंग और अंडुलेटिंग, यानी कि मैंने कल बताया था आपको, ज़रूरी नहीं सारे प्लेन फ्लैट हों, ऐसे भी हो सकते हैं। और इनके यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो प्लेन्स बनते हैं वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी से बनते हैं। ये जो प्लेन्स हैं, जैसे आपको पता होगा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, शिवालिक के नीचे जो पूरी की पूरी जो नदियाँ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और जो लेयर बनती है हमारी, भाबर, भंगर, खदर और तेराई रीजन, ये उसके बाद ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। ये और नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्चुअली पार्ट्स हैं, एक्चुअली डिवीज़न है ये, ठीक है, चार पार्ट्स में। और फिर वेस्ट टू ईस्ट भी डिवीज़न होती है नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्थ टू साउथ भी होती है। जैसे पंजाब प्लेन हो गए, तो वो इंडस रिवर से लेकर सतलज तक हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसे भी प्लेन बनते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, या हम हायर लेवल का चीज़ है, बस आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो प्लेन्स हैं ये एक्सटेंसिवली खेती बाड़ी के लिए यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, ऊपर पहाड़ों से फ्रेश वाटर एक तो आ रहा है, और वो फर्टाइल सॉइल कैसे बनी है? पहाड़ जो
पहाड़ों से निकली हुई जो नदियाँ, जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं, वो एलुवियम सेडिमेंट्स के डिपॉजिट अपने साथ लेकर आ रही हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मैंने आपको बताया था दुनिया में एक रूल याद रखना कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, कौन से रीजन में अंदर, कोई भी कंट्री हो चाहे प्लेन्स के अंदर। तो ये हाईली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं वर्ल्ड के। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आज तक हुए हैं, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये रिवर प्लेन्स के आसपास ही हमेशा डेवलप हुए हैं। इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है नॉर्थ इंडिया में, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। ये जो प्लेन है, द प्लेन्स फाउंड बाय, ये जो आपके इंडो गैंजेटिक प्लेन है, तो ये तो आपके नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा कुछ और भी प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कावेरी और वगई जो रिवर्स हैं, ये आपको तमिलनाडु के अंदर भी कुछ कुछ प्लेन्स देखने को मिलते हैं। जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, कोस्ट के किनारे भी प्लेन होते हैं, दे आर द लो लाइंग लैंड्स एडजेसेंट टू ओशन एंड सीज। लेकिन यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, लेकिन हर प्रकार के क्रॉप्स यहाँ पर नहीं उगाए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर समुद्र का पानी थोड़ा सा खारा होता है, तो हर प्रकार की क्रॉप यहाँ पर नहीं हो सकते। जनरली दे आर गुड फॉर कोकोनट प्लांटेशन, ठीक है। प्लेन्स को हम लोग, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आया भी हुआ है, मुझे नहीं पता, शायद किसी एग्जाम के अंदर। प्लेन्स हैव बीन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एग्जामिन, ऐसा करके एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। फॉर एग्जांपल, जो इंडस इंडिया के अंदर, नाइल वैली इजिप्ट के अंदर, ये कुछ अर्ली सिविलाइजेशंस यहाँ पर फ्लरिश हुए थे। मैं तो आपको पूरी लिस्ट ही दे देता हूँ, रुको। IVC, इंडस नदी के किनारे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नाइल रिवर के किनारे। चाइनीज़ सिविलाइजेशन, यांगसे रिवर कह लो या सेंगपो कह लो, उस रिवर के किनारे। बचा क्या? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर के किनारे। ये इसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इनके हाईएस्ट प्लेट्यू मुझे मेंशन करके देना, ठीक है, सबके अलग अलग कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट प्लेट्यू और सबसे बड़े प्लेन्स के नाम मेंशन करके देना मुझे, लार्जेस्ट प्लेन और हाईएस्ट प्लेट्यू, ठीक है। मिसबा, ये लिस्ट भी आप दोगे, ठीक है। ठीक है मिसबा, ये वाली लिस्ट आप निकालना, बाकी सभी मेहनत करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।